नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद स्वागत करता हूं जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। एमआई का मोबाइल फटा, पड़ोसियों तक ने सुना धमाका। अग्रवाल डायमंड परिवार की अनूठी पहल, माताजी की पुण्यतिथि पर राहगीरों को हेलमेट की सौगात। गोविंद नगर में शराब की दुकान के विरोध में हंगामा, आत्मदाह की कोशिश, ज्ञापन और दिया गया आश्वासन। मथुराधीश मंदिर पर देवोत्थापन, शीतकालीन सेवा प्रारंभ। न्यास की 2 आवासीय योजनाओं के आवंटन पत्रों का हुआ आज वितरण। रतनजोत के बीज खाने से बिगड़ी 2 मासूम बच्चों की तबीयत। केशवरायपाटन में भारत भ्रमण पर निकले युवा यात्री ने मंदिर पर किए दर्शन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटा के तलवंडी इलाके में एमआई मोबाइल की बैटरी फटने का मामला सामने आया है। हादसे के वक्त भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। मोबाइल टेबल पर किताबों के सहारे रखा हुआ था। अचानक जोर का धमाका हुआ। धमाके की आवाज पड़ोसियों ने तक सुनी। हादसे में दोनों भाई बहन को चोटें आई और दोनों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तलवंडी निवासी महावीर जैन ने बताया कि शुक्रवार को उनके छोटे भाई संदीप जैन का बेटा अयन और बेटी श्रीति जैन दोनों घर में पढ़ाई कर रहे थे। एमआई मोबाइल टेबल पर किताबों पर रखा था। रात 12 बजे अचानक धमाका हुआ। उस दौरान अयन सामने खड़ा हुआ था और श्रीति उसके पास खड़ी थी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों तक ने सुनी। हादसे में अयन का हाथ जल गया, जबकि श्रीति के चेहरे पर चोटें आई है। श्रीति की आंख के नीचे चेहरे का हिस्सा झुलस गया, वहां रखा रजिस्टर भी जल गया। महावीर जैन ने बताया कि अयन कक्षा 11 और श्रीति कक्षा 6 में पढ़ते हैं। हादसे में दोनों बाल बचे हैं। अगर मोबाइल हाथ में होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। 1 साल पहले ही मोबाइल की बैटरी बदली गई थी, जो कि एमआई के सर्विस सेंटर से ही ली गई थी। मैं पढ़ रहा था तो वो बैटरी क्या है अचानक से फोन में से गिर गई नीचे रजिस्टर पे, और वो जैसे ही गिरी अचानक से ब्लास्ट हो गया उसका, और वो पता भी नहीं चला वो कैसे गिरी, कैसे ब्लास्ट हुआ, कुछ भी याद नहीं है। पर वो तो क्या हुआ, जो उसका गुबार आया वो मेरी बहन के ऊपर आया था। तो ये फटाफट पापा के पास भाग के गई, बोली कि भैया को बचाओ, आग लग गई उधर, भैया को बचाओ। फिर पापा आए तो पापा ने फिर मेरे को संभाला, पहले आग बुझा के मेरे को संभाला। माताजी की पुण्यतिथि पर राहगीरों को हेलमेट की सौगात। अग्रवाल डायमंड परिवार के द्वारा माताजी स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी जैन की 21वीं पुण्यतिथि पर रविवार को कोटा में कोटड़ी चौराहे पर राहगीरों को मुफ्त हेलमेट की सौगात दी गई तथा जीवन बचाने के लिए हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने का संदेश भी दिया गया। अग्रवाल डायमंड परिवार के ओम जैन सर्राफ और माधुरी जैन सर्राफ ने बताया कि उनकी माताजी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति लोगों के जीवन बचाने के लिए हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों को निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। इसी श्रृंखला में रविवार को पुण्यतिथि के अवसर पर कोटड़ी चौराहे पर हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सड़क मार्ग पर बिना हेलमेट चल रहे राहगीरों को हेलमेट पहनकर ही चलने का संदेश दिया तथा मौके पर ही हेलमेट पहनाकर विदा किया। राहगीरों को हेलमेट की सौगात कार्यक्रम में कोटा नगर निगम दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल, पुलिस उपाधीक्षक अंकित जैन, यातायात निरीक्षक राजेंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा लघु उद्योग प्रकाश जैन दीपपुरा, पूर्व उपाध्यक्ष कोटा शहर भाजपा राजकुमार राजेश्वरी, समाज सेविका श्रीमती पुष्पांजलि विजय ने राहगीरों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी तथा अग्रवाल डायमंड परिवार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हेलमेट पहनाकर जीवन रक्षा करते हुए अपने परिवार की रक्षा करने का संकल्प दिलाकर रवाना किया। महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल डायमंड परिवार का लोगों का जीवन बचाने के उद्देश्य को लेकर माताजी की पुण्यतिथि पर किया गया हेलमेट वितरण कार्यक्रम प्रेरणादायी है। पुलिस उपाधीक्षक अंकित जैन ने कहा कि हेलमेट को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। बगैर हेलमेट किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकले। हेलमेट वितरण कर अग्रवाल डायमंड परिवार पुनीत कार्य कर रहे हैं, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। भाजपा नेता राजकुमार माहेश्वरी ने कहा कि माताजी की पुण्यतिथि पर ओम जी व माधुरी जैन के द्वारा राहगीरों को हेलमेट वितरण की सौगात एक अनूठी पहल है। प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ प्रकाश चंदेन दीपपुरा ने कहा कि अग्रवाल डायमंड परिवार सदैव सेवा एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है तथा पुण्यतिथि पर इस तरह के आयोजन कर आम जन में अच्छा संदेश देने का कार्य किया है। यातायात निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने राहगीरों से हेलमेट पहनकर व अपने परिवार की सुरक्षा करने का संकल्प दिलाया। बगैर हेलमेट किसी भी सूरत में नहीं निकलने का आग्रह भी किया। ओम जैन सर्राफ ने बताया कि माताजी की 21वीं पुण्यतिथि पर सड़क मार्ग पर बगैर हेलमेट अपनी जान को जोखिम में डालने वाले
राहगीरों की समझाइश कर 101 हेलमेट वितरण कार्य किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल डायमंड परिवार के सदस्य, यातायात पुलिस के जवान, अधिकारी, कर्मचारी गण व शुभचिंतक व मित्रगण उपस्थित रहे। हेलमेट को लेकर अभी अंकित जी ने बताया है कि हेलमेट परिवार की सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए। ये वो बिल्कुल सही बात है। हमने 2 साल पहले भी यही मुहिम चलाई थी कि हमने मुफ्त में हेलमेट बांटे थे, तो कई लोगों को प्रेरणा मिली कि हेलमेट लगाना चालू किया। उससे जब ये मैसेज जब अखबारों में जाएगा या टीवी चैनल पर आएगा तो बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ से। तो बहुत लोग हेलमेट लगाना, जो नहीं लगाते थे, वो लगाना चालू करेंगे। अग्रवाल डायमंड पिछले 3 साल से हेलमेट बांट रहा है, तो हम कोशिश करेंगे हर साल ये मुहिम चालू रहे। और ज़रा जो अभी ऐसा लग रहा है देखने से कि 90% लोग हेलमेट लगाने लग गए। ये अवेयरनेस की वजह से लगाने लगे। और बाकी 10% लोग बचे हुए हैं। वो जब हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते हैं और हमारे कई बंधु ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो मेरे ख्याल 10% लोग भी लगाने लग जाएंगे। अपने सराफा व्यवसायी ओम जी जैन द्वारा अपनी पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी जी देवी जी जैन की 21वीं पुण्यतिथि पर इन्होंने बोरडी चौराहे पर ऐसे राहगीर जो जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो ना बिना हेलमेट चलते हैं, उनको रोक करके ट्रैफिक पुलिस की सहायता से उनको हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया गया और उनको निःशुल्क हेलमेट दिए गए और उनको भविष्य में पाबंद किया गया कि वो हेलमेट लगाकर ही रोड पे निकलें। ये हेलमेट केवल पुलिस से या जुर्माना से बचाव नहीं है, हेलमेट से उन सिर की सुरक्षा है। हर कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार की सुरक्षा है, उनकी स्वयं के जीवन की सुरक्षा है। हम यही कहना चाहेंगे कि सभी जो नवयुवक हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हेलमेट बिल्कुल भी बोझ नहीं है, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सभी इसी वजह से यहाँ पर हैं कि वो लोग सुरक्षित रहें। केवल पुलिस के डर से हेलमेट लगाना नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा के लिए आप हेलमेट लगाएं। मेरी सभी से ये मांग। मैं ये कहना चाहूँगी कि हेलमेट सभी को लगाना चाहिए। आजकल जो ये एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, तो हेलमेट आप लगाओगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ड्राइविंग सेफ है बिकॉज ऑफ हेलमेट, सो ऑलवेज वेयर हेलमेट। अग्रवाल डायमंड के प्रबंधक श्रीमान ओम जी जैन सराफ साहब, उपस्थित सभी अतिथिगण, कार्यकर्ता बंधु, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज कोटा की नगर में श्रीमती मोहिनी भाई जैन की पुण्य स्मृति में इन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है। लोगों के जो लोग अवैध रूप से चलते हैं बिना हेलमेट के, उनको आपने हेलमेट उपलब्ध कराया है। इसलिए आपके परिवार को और आपको पूरी जनता की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सारी जनता से अपील करता हूं कि इस तरह का प्रयास आम जन करे तो बहुत लोगों का फायदा हो सकता है और इससे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। आज स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी जैन की 21वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ कहूँगा कि आज इस अवसर पर जो ओम जी ने कार्यक्रम रखा है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। आज आवश्यकता है हेलमेट की, हेलमेट बहुत सारे हेलमेट आज इन्होंने बांटे, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये कहूँगा कि इस तरह के सामाजिक कार्य यह हमेशा करते आए हैं और आगे भी करते रहें। मैं यही कामना के साथ एक बार पुनः मैं बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजस्थान के कोटा संभाग में 3 प्लांटों के जरिए बायोमास से बिजली उत्पादन हो रहा है। ये उत्पादन करीब 24 मेगावाट है। अब घास और एग्रीकल्चर वेस्ट के जरिए बायो सीएनजी, पीएनजी और जैविक खाद बनाने का काम भी जल्द शुरू होगा। इसके लिए संभाग में 9 प्लांट प्रस्तावित हैं। अधिकतर प्लांट्स के लिए जमीन खरीद ली गई है। इनमें नेपियर घास के जरिए फर्टिलाइजर, बायो सीएनजी व पीएनजी बनाई जाएगी। इलाके के सैकड़ों किसानों ने नेपियर घास उगाना शुरू कर दिया है। ये घास पशु आहार के तौर पर भी काम आती है। योजना को पूरी तरह से स्थापित होने में अभी भी तकरीबन 4 साल लगेंगे।
कोटा संभाग में प्लांट पर कंपनियां काम कर रही है। इनमें से कुछ के लिए जमीन तय कर ली गई है और बाकी जगह जमीन का कन्वर्जन सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। प्लांट लगने से पहले ही इलाके में हजारों टन घास उत्पादित हो रही है। कोटा संभाग के लाडपुरा, दिगोद, सांगोद, किशनगंज, अटरू, बारा, अंता, छबड़ा, बकानी व खानपुर में ये प्लांट स्थापित होंगे। घास और एग्रीकल्चर वेस्ट का होगा इस्तेमाल। फसल का उत्पादन लेने के बाद कई किसान पराली को जला देते हैं। कई फसलों का कचरा कोई उपयोग में नहीं आता। ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट को बायोमास के प्लांटों में दिया जा सकता है। सरसों की तुंडी को बायोमास के प्लांट खरीद लेते हैं। इसी तरह से हर फसल का बचा हुआ एग्रीकल्चर वेस्ट भी बायो सीएनजी के उत्पादन कर रहे प्लांट खरीद लेंगे। इसके साथ ही पशुओं का अपशिष्ट गोबर भी खरीदा जाएगा और साथ ही फूड वेस्ट को ये लोग खरीदेंगे। इन सबके साथ नेपियर घास को कंप्रेस करके बायो सीएनजी बनाई जाएगी। नेपियर घास की फसल एक साल में 4 बार होती है। इलाके के किसानों को नेपियर घास का बीज कंपनी ही उपलब्ध करा रही है। बीज के बारे में कंपनी के प्रतिनिधियों का दावा है कि किसानों को 5 से 7 साल तक इस बीज के जरिए नेपियर घास का प्रोडक्शन मिल सकता है। साल में 4 बार किसान इसकी फसल ले सकते हैं। हर 3 महीने में यह फसल कटेगी। किसान ही घास को प्लांट तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद इससे बायो सीएनजी का उत्पादन लिया जा सकेगा। अधिकांश प्लांट शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में ही स्थापित किए जा रहे हैं। कोटा संभाग में घास, पशुओं के अपशिष्ट, फूड और एग्रीकल्चर वेस्ट से बायो सीएनजी, पीएनजी और जैविक खाद का निर्माण होगा। इसके लिए संभाग में 9 प्लांट लगाए जाएंगे। प्लांट्स के लिए जमीन खरीद ली गई है। एक प्लांट के लिए रोजाना 100 टन नेपियर घास की जरूरत होगी। इससे 10 टन बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। साथ ही 15 टन जैविक खाद भी बनेगी। यहाँ जो प्लांट लग रहा है संपूर्ण प्लांट एग्रोबेस है। एग्रोबेस में जो इसका कच्चा माल है वो है नेपियर ग्रास। साथ में किसान का खेत का गीला सूखा चारा और वेस्ट मटेरियल, फलों से या जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सब से कंप्रेस्ड करके यहाँ पर सीएनजी गैस बनेगी। 10 टन सीएनजी गैस और 15 टन जैविक खाद यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके के लिए जो अपने को कच्चा माल चाहिए वो नेपियर ग्रास लगभग 100 टन पर डे चाहिए और कुछ एनओसी बाकी है। वो एनओसी आते ही हमारे यहाँ जो तालुका है इसमें शीघ्र प्लांट का कार्य संचालित कर दे। सर, ये जो प्लांट स्थापित हो रहा है 10 एकड़ में 50 करोड़ की लागत से स्थापित होगा और ये प्लांट एक कानपुर में किसान उत्पादक संगठन बनाया है जो 10,000 मेंबर हैं। वो इस प्लांट में कच्चा माल उपलब्ध करवाएंगे। ये मेरे पास जो मेरी जो 2 एकड़ जमीन है इसमें मैं खेती करता था पहले। उसमें मेरे को बहुत कम मुनाफा मिलता था। 1 बीघा से लगभग मेरे को 20,000 रुपये की आमदनी होती थी साल भर में। और अब मैं नेपियर की खेती करने लगा हूँ तो इससे मेरे को 1 बीघा में 1 लाख रुपये से अधिक की आमदनी हो रही है। और ये अभी मैंने वर्तमान में 4 बीघा की नेपियर लगा रखी है। नेपियर घास इसको पशुपालन के लिए भी पशु आहार के रूप में यूज किया जाता है और ये बहुत पौष्टिक आहार है। इसके बाद में जानवर को खल बाटे चूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। और दुधारू जानवर इसको खिलाने से उसका दूध बढ़ता है और दूध का फैट भी बढ़ता है। गोविंद नगर में शराब की दुकान के विरोध में हंगामा, आत्मदाह की कोशिश, ज्ञापन और आश्वासन। गोविंद नगर में शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय महिलाओं का विरोध उग्र होता जा रहा है। निरंतर शिकायत के बाद भी ठेका नहीं हटाने से नाराज महिलाओं ने वक्फ कमेटी वाइस चेयरमैन इरशाद अली की अगुवाई में आबकारी विभाग कार्यालय जा पहुंची, जहां पर जिला आबकारी अधिकारी के असंतोषजनक व्यवहार पर जमकर हंगामा मचा। आबकारी कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गई। बात यहां तक आ पहुंची कि एक महिला ने तो पेट्रोल की बोतल निकालकर आत्मदाह की कोशिश की, किंतु विज्ञान नगर थाना अधिकारी महेश सिंह ने तत्परता से बोतल छीनकर प्रयास निष्फल कर दिया। इसके बाद नाराज महिलाएं व अन्य लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ को ज्ञापन देकर दुकान हटाने की मांग की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इरशाद अली ने बताया कि शराब की दुकान से परेशान क्षेत्रीय महिलाएं एवं पुरुष महीनों से आबकारी विभाग की मिन्नतें कर रहे थे और आज भी अपनी फरियाद लेकर आबकारी विभाग पहुंचे थे, लेकिन आबकारी अधिकारी ने उदासीन रुख अपनाते हुए उन्हें टरका दिया। जबकि नियम विरुद्ध लगाई गई शराब की दुकान तो पहले दिन ही बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन आबकारी विभाग की संवेदनहीनता को देखते हुए ये लगता है कि इस दुकान को भ्रष्टाचार के कवच ने ही बचा रखा है। इसलिए हम जिला कलेक्टर महोदय के पास अपनी गुहार लगाने गए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही स्थानीय लोगों को न्याय दिलवाएंगे। ज्ञापन देने वालों में पूर्व पार्षद पपेंद्र गहलोत, मनबर बाई, संतोष बाई, प्रेम बाई, शाहिदा नसरीन, लता बाई, रेखा, सुनीता, भूली बाई, रशीद, चिरंजीलाल, घासीलाल, अकबर आदि प्रमुख थे।
बंद करो, बंद करो, की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। शुद्धादेव प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पर देवोत्थापन सोमवार को आयोजित किया गया। युवराज गोस्वामी मिलन कुमार ने बताया कि पाटन पोल स्थित मंदिर पर प्रथम पीठाधीश्वर विठलनाथ महाराज की आज्ञा अनुसार प्रथम पीठ के प्रथम आचार्य गिरधर महाराज का प्राकट्य उत्सव आयोजित किया गया। मंदिर परिसर अखियन के भूषण गिरधारी मेरे सरीखे कीर्तन से गूंज उठा। इस दौरान मंदिर में श्री ठाकुर जी की निज तिबारी में आकर्षक मंडप सजाया गया, जहां देवोत्थापन किया गया। प्रभु के सम्मुख शालिग्राम का पंचामृत भी हुआ। इस अवसर पर गादी तकिया पर लाल तथा चरण चौकी पर हरी बिछावट की गई। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा जड़ाऊ स्वर्ण के थे। शाम को भक्त प्रभु के भोग तथा आरती दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भक्तों ने मथुराधीश प्रभु के जयकारों से पूरे मंदिर को गुंजायमान कर दिया। प्रबोधनी एकादशी पर सोमवार का प्रभु को देवोत्थान श्रृंगार किया गया। वस्त्र सेवा में लाल रंग की जरी पर सुनहरी जरी की मीनाकारी से सुसज्जित सूथन, घेरदार वागा, चोली, पटका तथा ठाड़े पीले वस्त्र रंग के धराए गए। प्रभु को छड़ान का हल्का श्रृंगार, कंठहार, बाजूबंद, पोंची, हस्तसाखला, मस्तक पर लाल जरी का पाग, नवरत्न की कलंगी, मोर पंख की सादी चंद्रिका, शीश फूल, मीणा की वेणुजी धराए गए। प्रबोधनी एकादशी से प्रभु के भोग और वस्त्र सेवा भी बदल दी गई। शीतकाल में प्रभु को सिंहासन पर रुई की गादी बिछाई जाएगी तथा रुई की ओढ़नी ओढ़ाई जाएगी। वहीं गोपी वल्लभ भोग, गेसर, पेठा समेत अन्य राजभोग धराए जाते हैं। युवराज गोस्वामी मिलन कुमार बावा ने बताया कि पुष्टि मार्ग में अद्भुत सेवा प्रणाली मिलती है। कोटा न्यास की 2 आवासीय योजनाओं के आवंटन पत्रों का हुआ आज वितरण। नगर विकास न्यास परिसर में आयोजित किया गया विशेष शिविर। मुकुंदरा विहार स्पेशल एवं रथ कांकरा आवासीय योजना के आवंटियों को सौंपे गए आवंटन पत्र। कैंप में पहले रथ कांकरा योजना के आवंटन पत्र किए गए वितरित। अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर्स शिक्षा कर्मी मदरसा पैरा टीचर्स संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के प्रांतीय आह्वान पर संगठन के घटक जिला बूंदी द्वारा आज लगातार 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज खेल मंत्री श्री अशोक चांदना के बूंदी आगमन पर आंदोलनकारियों ने मंत्री जी के सामने जबरदस्त नारेबाजी कर विरोध जताया। विरोध को देखते हुए मंत्री महोदय आंदोलनकारियों के पास आए और बात की, जहां तीनों केडर ने अपनी नियमितीकरण की बात मंत्री महोदय को बताई। क्योंकि चांदना जी खुद नियमितीकरण हेतु बनाई गई कमेटी के मुख्य सदस्य हैं, इसलिए वो तुरंत समस्या को समझ गए और बताया कि कमेटी ने अपना कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को सौंप दी है। तभी संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष संजय खान ने मंत्री जी से कहा कि कमेटी के खेल में सरकार ने हमें पिछले 3 सालों से उलझाया हुआ है, अतः अब आप संज्ञान लेकर रिपोर्ट पर अमल करवाने की मेहरबानी करें। तब मंत्री जी ने जवाब दिया कि आगामी 17 नवंबर तक वो खुद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और इस बारे में जो भी स्थिति होगी उससे आपके साथ मुलाकात कर अवगत करवा दूंगा। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय से आपके प्रतिनिधि मंडल को भी मिलवाने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री महोदय ने समस्त संविदा केडरों को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत साहब के नेतृत्व वाली सरकार आपके मसले को लेकर काफी गंभीर है और बहुत ही जल्द आप लोगों की समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा और हल इस प्रकार निकाला जाएगा कि कानूनी अड़चनों की वजह से कोई अवरोध ना हो। इस दौरान राजीव गांधी पैरा टीचर्स संघ जिला अध्यक्ष प्रेमशंकर सेन, शिक्षाकर्मी जिला अध्यक्ष हरलाल गुर्जर, संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष संजय खान, तीनों केडर जिले के समस्त संविदा शिक्षक मौजूद रहे। किस चीज का विरोध है आपका? संविदा कर्मी राजीव गांधी पेन किसी को मदरसा पेन टीचर आपसे पहले लगभग 33 वर्षों पे पीढ़ी है सर, और मात्र 9 से 10 हजार पेमेंट पर काम कर रहे हैं। ये देखो ना, रिटायर में 2-2 साल कम रहेंगे ये लोग, रिटायर हो जाएंगे 2 साल लोग चले गए माड़ा और छापा लेके गए कि पार्टी के लोगों ने क्या काम कर रहा था ना, एक आदमी को कोई ध्यान नहीं है। हमारा एक बंदा जो हमारा लीड कर रहा है वो 15 अक्टूबर से अनशन पर बैठा हुआ है सर, अन्न त्यागा हुआ है, अभी तक उसकी भी सुध नहीं ली गई सर। जयपुर के अंदर शमशेर खान गांधी डिपार्टमेंट इसको लेकर इतने साल से काम को लेकर क्या क्राइटेरिया नहीं चाहता हूँ।
पुस्तक के ऊपर 3 साल पहले जब मंत्री बनकर आप पहली बार आए थे तो जबलपुर के निजी प्रोग्राम में भी हम आपसे मिले थे और नेनवा कार्यालय पर भी आपसे मिले थे। तभी भी आपके सर यही स्टेटमेंट है कि जो है वन टाइम कि आपको नहीं, वन टाइम आपका काम होगा और आपको कोर्ट में नहीं जाना होगा। बैठक होने के बाद सर क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है सर, हमें आपसे बहुत उम्मीद है सर। आप हमारे क्षेत्र के एमएलए हो सर प्लीज आपसे बहुत अपनी समस्या कमेटी के मेंबर भी हो सर। सबको बोलना है तो वन चुप हो जाते हैं। मैं तो ये काले झंडे देख के कोई मंत्री रोकता नहीं है, मैं तो आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ भैया, मुझे पता है इसमें काले झंडे नहीं है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे युवा साथी ऐसे सड़क पर प्रदर्शन करें, आपका समय बर्बाद हो। बात इंदौरी की नहीं, कोटा का होगा तो वो भी सड़क पर खड़े रहने के लिए, अगर बाड़मेर का है तो वो सड़क पर खड़े रहने के लिए थोड़ी है। सबके पास अपना अपना काम है, अपना अपना समय, सबका थोड़ा बहुत आगे हायर लेवल पर कल परसों में इसकी बात करूँगा। अगली बार जब मैं भूल आऊँगा 17 के बाद रतनजोत के बीज खाने से बिगड़ी 2 बच्चों की तबीयत, मासूम बालकों को कराया गया जेके लोन अस्पताल में भर्ती। मंडाना थाना क्षेत्र के उमेदपुरा गांव की है घटना। कोटा ग्रामीण मंडाना थाना क्षेत्र के उमेदपुरा गांव में रविवार को रतनजोत के बीज खाने से 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में दोनों बच्चों को जेके लोन अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों बालकों को अस्पताल में भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया। मंडाना पुलिस के अनुसार उमेदपुरा गाँव निवासी 7 वर्षीय बालक हितेश पुत्र राम कैलाश लोधा व 5 वर्षीय बालक जेश पुत्र पुरुषोत्तम लोधा ने खेलते समय खेत में लगे रतनजोत के बीज खा लिए, जिससे मौके पर ही दोनों ही बालकों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों को पता चलते ही दोनों बालकों को तुरंत जेके लोन अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने भर्ती करके बालकों का अस्पताल में उपचार शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। मैं उमेदपुरा गाँव का हूँ, मंडाना के पास, और एक खेत पे क्या है कि मेड़बंदी करी थी जी टाइम पे रतनजोत के पेड़ लगवाए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो सारे पेड़ मतलब खराब हो चुके, गल चुके, पर उसमें से एक पौधा रह गया। तो वो एक पौधे के उसमें जो बीज निकलते हैं ना, तो बच्चे खेलते खेलते उसमें से इन दोनों बच्चों ने एक एक बीज, 2-2 बीज दोनों खा लिए। वो बादाम जान की बादाम जैसी गुर्जी निकलती है उसमें, तो अचानक इनकी उल्टी और दस्त दोनों चलने लगे। अब इलाज के लिए यहाँ आए कोटा जेके लोन, यहाँ पर इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। एक का नाम तो हितेश है, कितने साल का? हितेश है 7 साल का, और जयेश है 5 साल का। आप क्या लगते हो? हितेश तो मेरा लड़का है और जयेश मेरा भांजा है। नाम बता दो। मैं राम कैलाश। केशवरायपाटन में भारत भ्रमण पर निकले युवा यात्री ने मंदिर पर किए दर्शन। केशवरायपाटन कस्बे में रविवार शाम को लेह लद्दाख से चलकर पैदल कन्याकुमारी तक भारत भ्रमण करने का लक्ष्य लेकर निकले महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले ओमकार मधुसूदन ने भगवान केशवराय जी के मंदिर पर दर्शन किए। इस अवसर पर ओमकार मधुसूदन ने बताया कि वह भारत भ्रमण के उद्देश्य से तथा भारतीय संस्कृति, परिवेश एवं ग्रामीण अंचल के जीवन को निकटता से देखने के लिए इस भ्रमण पर निकले हैं। विगत 77 दिनों से पैदल चलने के बाद आज केशवरायपाटन पहुंचे हैं। आगे भी लगभग उन्हें इतना ही समय कन्याकुमारी तक पहुंचने में लगेगा। अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते हुए ओमकार मधुसूदन ने कहा कि वह भारत भ्रमण का लक्ष्य सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं की जानकारियों के लिए लेकर चले हैं। केशवरायपाटन में उन्होंने भगवान केशवराय जी के मंदिर के दर्शन किए हैं। प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ओमकार मधुसूदन 28 वर्षीय युवा होने के साथ साथ फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं। शंकराचार्य जी थे जिन्होंने काफी भारत के चतुर्दश भ्रमण किया। हाँ, और मतलब इन लोगों से तो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि इन लोगों ने काफी बार भारत भ्रमण किया है, तो इन लोगों से तो प्रेरणा मिलती ही रही है, हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। और मैं तो सोचता हूँ कि सिर्फ भारत भ्रमण करने के लिए नहीं, हम जिंदगी के कोई भी काम करते हैं, हमारे आयुष्य में कोई भी काम करते हैं, तो नासिक से रहने वाला हूँ, मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ लद्दाख से कन्याकुमारी जी। और उद्देश्य मेरा ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संस्कृति को समझने और जानने का अनुभव लेना चाहता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पैदल चलना सही रहेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क कर सकता हूँ। और मैं ग्रामीण भाग से होते हुए चल रहा हूँ और दिन में तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर में चलता हूँ। आज यहाँ पहुँचा हूँ पाटन में, तो 77 दिन हो गए मेरी यात्रा को प्रारंभ करके, और शायद और 4 महीने लग जाएंगे कन्याकुमारी पहुँचने।
जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।